तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है SCP 621। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें बताई गई थी, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, कि फाइनेंशियल मैनेजर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने असाइनमेंट में दे दिए थे, तो एग्जाम में दोबारा पूछे जा सकते हैं। और उसके अंदर ये हो सकता है कि हमें वर्डिंग में लिखना हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो दो होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके पास 3 डिसीजन होते हैं, कि फाइनेंस का वो डिसीजन लेता है, इन्वेस्टिंग का वो डिसीजन लेता है और डिविडेंड की पॉलिसी का वो डिसीजन लेता है। तो ये 3 डिसीजन होते हैं उसके पास, और उसके 2 गोल होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसके मुतालिक जो डिटेल है वो हमें नेट पे मिल सकती है, या सब ने जो जो असाइनमेंट दिया है उससे देख के या वही लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर अगर आया। उसके बाद ये हमारी बुक का नाम था ब्रिंगम, ये 11th एडिशन पढ़ने कर आई थी हमें, और अब 13 चल रही है। तो ये बुक की PDF भी नेट से मिल जाएगी हमें। ये 4 डिसीजन सर ने बताया था, ये 4 डिसीजन हमें लिखने होंगे अगर पूछे गए। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, शेयर रिपर्चेज एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 4 डिसीजन होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये होता है कि वो कंपनी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, वो अपनी कंपनी में करे, कहीं और कर दे। फाइनेंसिंग के अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो बॉन्ड्स इशू करे या शेयर करे। तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, के कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना है कि कितना % शेयर इशू करे और कितना % बॉन्ड इशू करे। उसके बाद शेयर रिपर्चेज और डिविडेंड। अब कुछ कंपनीज ये करती हैं कि जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देने के बजाय अपना ही शेयर परचेज कर लेती हैं और कुछ डिविडेंड देती हैं। तो अगर वो अपना शेयर परचेज करती हैं तो उनके शेयर की प्राइस गिर जाती है, और अगर वो डिविडेंड दे देती हैं तो लोग डिविडेंड लेके भी शेयर बेच देते हैं। दोनों सूरतों में लोग शेयर की प्राइस गिरती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपनी को बेनिफिट जो है वो शेयर रिपर्चेसमेंट से होता है, क्योंकि उनके पास अपने शेयर बढ़ जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और ये उसी सूरत में होगा जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी। और दूसरा कि मैक्सिमाइज वेल्थ। उसके बाद सर ने हमें एक असाइनमेंट दिया था कि एजेंसी प्रॉब्लम का। तो एजेंसी प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक कंपनी में बंदा काम कर रहा होता है उसका अपना गोल होता है कि उसे इनकम मिल रही है, और एजेंसी का कंपनी का गोल होता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन जो बंदे होते हैं वो सही से काम करते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सैलरी मिल रही है। तो ये एजेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि लोग सही से काम नहीं कर रहे होते और पैसे पूरे ले रहे होते। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हमें बताना था असाइनमेंट में। उसके बाद ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि अगर मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, तो अगर 1 साल बाद भी मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब आज के पैसे की वैल्यू ज़्यादा है कल के पैसे के मुकाबले में। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कि डॉलर टुडे वर्थ मोर देन डॉलर टुमारो। जो आगे आने वाले दिन में डॉलर है उसकी वर्थ जो है वो कम है, परचेसिंग पावर गिरती है करेंसी की इस वजह से। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस तरह के कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो कंपाउंडिंग की कंडीशन इस तरह होती है, अगर सवाल में हमें सेमी एनुअली दिया जाएगा तो हम M2 लेंगे, क्वार्टरली पे M4, मंथली पे M12 और बाई मंथली पे 6। और फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 15 दिन में हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क यही है कि ये P जो है प्रिंसिपल है, आई ये 1+i रेट है, सिंपल फॉर्मूला। और अगर पाउंड लग रहा है तो यहाँ पे पावर आ जाती है इधर। तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला है। फिर ये आया था इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला। तो इसके अंदर हमने एनुअल कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग M टाइम्स को इक्वेट करा के ये फॉर्मूला निकाला था। तो ये इफेक्टिव का होता है, ये वैसे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद ये कुछ सवाल सर ने कराए थे कॉन्सेप्ट के लिए, कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, N दिया हुआ है और M दिया हुआ है। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को चेंजिंग हो जाती है अगर डेटा इस तरह के बनो। अब ये जो M है
एम्स का मतलब ये है कि हमें सेमी एनुअली दिया गया था, इसलिए M2 लिया यहाँ पे। दूसरा N7 है तो हमें 7 ईयर बोला गया होगा सवाल में, और इंटरेस्ट रेट है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर इस तरह का डेटा हो। तो हमने कंपाउंड अमाउंट निकाल ली, और उसके बाद हमने क्या करा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ऊपर ड्राइव करा था वो फॉर्मूला लगाया, और फिर इस रेट को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डाला, तब भी वही वैल्यू आई। तो एट द एंड ये जो फॉर्मूला है हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर हमसे बोला जाए सवाल में कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो तो फिर काम का है, वरना नहीं है, और इसके सवाल ऐसे नहीं आते। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हम फॉर्मूले को पहले ही चेंज करते हैं इस तरीके से, तो भी हमें सही आंसर मिल जाएगा। वरना अगर हम इस तरीके से करके पहले रेट निकालेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगाएंगे। और ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये तो पेपर में आने का चांस नहीं है। असल जो कॉन्सेप्ट है वो एन्यूटी का है। तो एन्यूटी में समझने वाली बात यह कि सवाल आता है, एन्यूटी मेंशन होता है और कभी नहीं भी होता। जब नहीं होता तो लिखा होता है कि एक इंडिविजुअल है वो इन्वेस्ट कर रहा है इक्वल अमाउंट ईच ईयर। अब ईच ईयर इक्वल अमाउंट जब इन्वेस्ट होगी तो एन्यूटी होगी, जरूरी नहीं कि हम एन्यूटी मेंशन हो। दूसरी बात है कि ऑर्डनरी जब भी होगा ना तो ऑर्डनरी लिखा हुआ हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर कोई भी वो कर रहा है, एन्यूटी कर रहा है, तो वो लिखेगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ। और ड्यू में ये होता है कि लिखा हुआ है कि वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट टुडे, तो वो ड्यू का मतलब है कि अभी हमने करा है। और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये आर है, आर का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 + i⁵ मतलब आने वाले 5 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिल रही है। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू में हम यहाँ पावर 5 को माइनस कर देंगे, तो हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। उसके बाद ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्यूटी का फॉर्मूला है। तो हमें ना ऑर्डनरी और ड्यू में परेशान नहीं होना, हमने सिर्फ ऑर्डनरी का फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। और ड्यू में क्या करना होता है, 1 + i को मल्टीप्लाई करना होता है। ये 1 + i खाली मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम होता है ऑर्डनरी का और ड्यू का। एक फॉर्मूला बस हमें याद करना है। और अब ये जो कंडीशन हुई है, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कभी गिवन हो एन्यूटी के सवाल में कि सेमी एनुअली मेंशन हो, तो हमें एन्यूटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, I/M, और जिस तरह हम इंटरेस्ट में कर रहे थे। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में मैंने ये बात बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बस पावर में हमारा -n हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये इस तरह है कि अगर हमें ये जैसे लिखा हुआ है ना 5 ईयर है, तो हम चाह रहे हैं ये 5वां साल है और यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है $5000। हम चाह रहे हैं कि इसकी जो अभी वैल्यू है, मतलब जो 0 ईयर को कहते हैं हम अभी प्रेजेंट, तो अभी वैल्यू क्या होगी इसकी, तो हम n की जगह -5 रखेंगे, रेट जो करंट मार्केट का चल रहा है वो रखेंगे, और 5000 को s की जगह रखेंगे, तो हमें मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अगर यही प्रेजेंट वैल्यू हमें एन्यूटी की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये। तो एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू में देखा जाए तो 1 की पावर -n। और अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो बस जरा सा फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ पे 1 माइनस का है और ये प्लस का है, और अगर हम इधर आते हैं तो इधर 1 प्लस का और ये माइनस का, और पावर में n की जगह माइनस, जरा सा फर्क है प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में। तो ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दोनों हमें लिखने पड़ेंगे अपने पास। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल्स हमें दिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल हैं कि जैसे $1000 है, 4 ईयर तक वो इन्वेस्ट कर रहा है, रेट है जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लगाया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। दूसरा ये अगला सवाल है ऑर्डिनरी एन्यूटी का। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी का मतलब ये है कि वो 1 साल बाद से इन्वेस्ट करे। अब इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि अगर कहीं लिखा हुआ ना हो, जैसे लिखा होना चाहिए था ना यहाँ पे कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, उसने डिसाइड करा है पैसा लगाना 1 ईयर फ्रॉम नाउ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो जब कुछ भी मेंशन ना हो, टुडे भी मेंशन ना हो और 1 ईयर फ्रॉम नाउ दोनों चीजें मेंशन ना हो, तो हमें खुद से ऑर्डिनरी लेना होता है। क्योंकि जनरली
ऑर्डिनरी एन्यूटी होती है सवालों में, और ड्यू जो है वो मेंशन होती है क्लियरली, वरना ऑर्डिनरी एन्यूटी हम लेते हैं। तो ये हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लें। फ्यूचर वैल्यू हम कब निकालते हैं, जब हमें बोला जाए कि एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कितना पैसा मिलेगा, मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ये, उसे कितना पैसा चाहिए, तो बेसिकली वो फ्यूचर वैल्यू का सवाल होता है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला लगा है, और अगर ड्यू होता तो फिर बस हम मल्टीप्लाई बाय 1 + i कर देते, कोई फर्क नहीं होता फॉर्मूले में। तो हमें ये मिल गया। उसके बाद आगे का सवाल है ये कि योर फादर ऑफर। अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करी है ना, तो ये हमें ऑफर की जा रही है, या तो फिर हमें ये कहा जा रहा है कि लमसम जो है $750 ले लो 1 साल बाद, या तो हमें ये बोला जा रहा है कि जो ये जो अमाउंट है ये ले लो। अब ये अमाउंट का पर्पस क्या है, इस अमाउंट में हो ये रहा है कि हमने सवाल सॉल्व करा है कि 4 साल बाद ही $1000 बन जाएंगे। मतलब ये टारगेट हमें पहले से सेट करा हुआ था कि 1000 बनेंगे तो हमें इतनी पेमेंट करनी है। तो जो सवाल है ना, बेसिकली बुक का सवाल है, इसमें ये बोला गया था कि हमारा गोल है $1000। तो $1000 के लिए हमें 2 ऑफर दी जा रही हैं। पहली ऑफर तो ये दी जा रही है कि ये जो हम इससे $1000 हमारा हो ही जाएगा 4 साल में, क्योंकि हमने निकाल लिया। दूसरी ऑफर ये दी जा रही है कि $750 1 साल बाद ले लो। तो अगर हम $750 1 साल बाद ले रहे हैं तो उस पर हम लगा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता चलता है कि ये $1000 से कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ये अमाउंट ले लें, क्योंकि ये 4 साल बाद जाके $1000 बन रही है। लेकिन अगर हम 1 साल बाद $750 ले रहे हैं तो वो ये अमाउंट नहीं बन रही। तो ये एक तरीके से हमें डिसीजन लेना था यहाँ पे, तो हमने डिसीजन लिया कि हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फायदा है। तो ये सारे सवाल उसी तरीके से हो रहे हैं एनयूटी के फॉर्मूले से। अब मैं अगले चैप्टर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी है समझने के लिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो हमें कोई भी सवाल मिल जाए हम कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर 5 है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। तो मैंने एनयूटी के सारे सवाल नहीं समझाए, उसकी वजह है कि बस फॉर्मूले पे फोकस करना और हमें खुद अपना माइंड यूज करना, हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो सॉल्व भी है, और अगर आउट भी आते हैं हमें सवाल नहीं रटने, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। तो अभी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में ये होता है कि हम बॉन्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे ये पेज नंबर 210 है और ये बुक का 5.1 क्वेश्चन है। यहाँ पे एन दिया हुआ है और फेस वैल्यू दी है, कूपन रेट दिया हुआ है, वाईटीएम दिया हुआ है, हमें वी भी चाहिए। वी भी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को कहते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का एक फॉर्मूला होता है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड ये कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। अब इसका रीजन ये है कि बॉन्ड की जो असल कीमत है वो पता हमें ऐसे चलती है कि बॉन्ड का पर्पस पहले क्या है। बॉन्ड का पर्पस ये है कि हमने $1000 का बॉन्ड बाय करा, उसका कूपन रेट हमारा 8% है, तो हमें $80 जो है हर साल मिलेंगे, 12 साल तक। हर साल तो मिलेंगे, लेकिन हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि आज के हिसाब से हमें कितने डॉलर मिलेंगे। तो वो इंटरेस्ट की सूरत में हमें 12 साल में इतने डॉलर मिलेंगे आज के हिसाब से। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू, कि जो बॉन्ड था उसकी कीमत तो $1000 थी, और 1 साल मतलब 12 साल बाद भी हम $1000 का सेल कर देंगे, लेकिन उस टाइम $1000 की जो वैल्यू है वो सिर्फ रहेगी $355। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड मिलेगी ये। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की जो असल वैल्यू होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, और अगर हम इतने में खरीदेंगे तो हम बेवकूफ़ी करेंगे, हमारा नुकसान। तो ये एक तरीके से बॉन्ड की वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी इंटरेस्ट की, और प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी होती है कि बॉन्ड अगर हमें कोई 1000 का बेच रहा है तो हम 12 साल बाद ही उसको हमें पैसे रिटर्न मिलेंगे उस बॉन्ड के बदले। तो 12 साल बाद $1000 की वैल्यू ये होगी, और जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू ये होगी। तो जब हम सम कर रहे हैं तो हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल रही है। अब अगले सवाल में हमें वाईटीएम नहीं दिया हुआ।
अब YTM और कूपन रेट में फर्क ये होता है, YTM होता है यील्ड टू मेच्योरिटी, कूपन रेट होता है कि जो हमने लिया है उस पर हमें क्या मिल रहा है, और ये फिक्स होता है। मतलब मार्केट का रेट कुछ भी चल रहा हो, जब हम बॉन्ड बाय करते हैं तो हमें एक रेट दे दिया जाता है कि 8% 10% वही रेट चलेगा, भले मार्केट का कम हो या ज़्यादा। और YTM जो होता है मार्केट का रेट होता है, तो हम मार्केट के रेट से प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकालते हैं, और फ्यूचर वैल्यू फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये भी हम मार्केट का 9% रेट से निकालते हैं, मतलब YTM से। उसके बाद 5.2 में अगर देखें हम, तो हमें YTM नहीं पता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पता है। तो हम ये करेंगे कि वही इक्वेशन बनाएंगे, और आई जो है, आई के लिए हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इक्वेशन डालना जो सर ने सिखाई थी उस तरीके से। अब ये मुझे अभी फिलहाल याद नहीं कि किस तरीके से हम इक्वेशन निकालेंगे, मतलब कैलकुलेटर से, लेकिन फॉर्म जो है हमने वही वाली बनाई है जो 5.1 में बनाई थी। उसके बाद अगर किसी को इस तरीके से करने में मसला आ रहा है YTM निकालने के लिए, तो YTM का दूसरा फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हमें आई पता है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पता है, VB पता है, एन पता है, 0.6 VB, 0.4 फेस वैल्यू। इस फॉर्मूले में जब हम डालेंगे तो हमें YTM मिल जाएगा। तो जरा सा फर्क आएगा आंसर में, लेकिन दोनों आंसर सही हैं, अप्रोक्सीमेट हैं, ये दोनों सही हैं। तो YTM का ये फॉर्मूला भी याद करके हम यूज कर सकते हैं अगर हमें इस वाले में मसला आ रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ये 5.8 है, 5.8 के अंदर सब कुछ डेटा गिवन है, बस कुछ फर्क ये है कि कॉलेबल लिखा हुआ है 5 ईयर और कॉलेबल प्राइस लिखा हुआ है 1050। तो हमने YTM निकाला इसको यूज करते हुए, VB को यूज करते हुए, और हमने ये N जो था 10 था, लेकिन 20 इसलिए क्योंकि M जो है वो 2 था, मतलब सवाल में सेमी एन वाली था, तो N को हमने 20 लेके YTM निकाला। अब YTC जो होता है वो यील्ड टू कॉल होता है, और यील्ड टू कॉल में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि कॉलेबल एयर जो था वो 5 एयर था, तो हमने N जो था वो M जो है वो 2 है, इसलिए 10 हो जाएगा N। तो यहाँ सिर्फ यील्ड टू कॉल हो गया, तो ये 10 रख दिया हमने। बाकी हमने कोई ऐसी चीज चेंज नहीं करी, लेकिन ये जो कॉल प्राइस हमारी 1150, हम यहाँ पे ये लिखेंगे 1100 की जगह। तो यील्ड टू कॉल जो है हमें ये मिलेगी। अब एक सवाल है करंट यील्ड का अगर आता है, या करंट यील्ड निकालो, तो करंट यील्ड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ओवर VB, मतलब बॉन्ड की हम वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हम 5.1 में कर चुके हैं, और इंटरेस्ट से डिवाइड करा देंगे तो हमें करंट यील्ड मिल जाएगी। तो हमारे 2 चैप्टर एंड हो गए। अब हमारा चैप्टर है वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। पहला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, अब तीसरा है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर ये होता है कि हमें डिविडेंड गिवन होते हैं D0 से, जैसे D0 का मतलब है कि डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, G1 का मतलब है कि ग्रोथ रेट। अब ये सवाल में मेंशन था 7.1 में, PDF बुक की है, पेज नंबर 331। तो G1 का मतलब है कि 3 साल तक की ग्रोथ ये होगी, और G2 का मतलब है 3 साल तक की ग्रोथ ये होगी, मतलब अगले 3 साल। तो हम D3 निकालेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला है कि D0 प्रिंसिपल है, और 1+G मतलब और N कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम ये D3 निकाल लेंगे। फिर आगे की ग्रोथ जो है हमारी 10% के रेट से होगी, तो हम आगे फिर D3 को यूज करते हुए D5 निकालेंगे 10% रेट रख के, तो हमें ये डिविडेंड मिल जाएंगे D3 और D5। उसके बाद हमारा 7.2 है। 7.2 में हमें D1 दिया हुआ है। D1 का मतलब ये है कि डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ। G का मतलब है ग्रोथ रेट क्या हो रही है हमारी, RS का मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, D0 जो है वो अभी का डिविडेंड हमें पता करना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि P0 का मतलब है कि प्राइस ऑफ शेयर, तो प्राइस ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है D0 1+G। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं D1 से, जो कि यहाँ करा हुआ है। फिर D1 जो था वो गिवन था, RS हमें पता था,
और जी भी पता था, तो इससे हमें प्राइस मिल गई अपने शेयर की जो आज होगी। उसके बाद 7.3 है, इसमें हमें प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है, डिविडेंड ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि 1 साल बाद हमारी क्या प्राइस होगी। तो उसका फॉर्मूला ये है हमारा। उसके बाद हमें डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला बताया गया था। डिविडेंड यील्ड में ये होता है कि D1 ओवर P0 प्लस जी, तो हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है एक तरीके से। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाला है। हमें सारी वैल्यूज पता थी, जी भी पता था, D0 भी पता था, P0 भी पता था, तो हमने यूज करते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक रिटर्न जो मिलेगा वो रिस्क वाला होगा, और अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करें तो वो रिस्क फ्री रिटर्न होगा। तो रिस्क फ्री रिटर्न जो होता है वो कम होता है, और रिटर्न जो होता है स्टॉक पे वो ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये RM का मतलब ये है कि मार्केट रिटर्न, और RF का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न। तो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम आता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस तरह बना है कि ये RS है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RF है रिस्क फ्री रिटर्न जो कि बैंक दे रहा है, और RM जो है ये वो रिटर्न है जो कि हमने स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, जो कि हमें मिल रहा है, जो कि ज़्यादा होगा, लेकिन हम उस रिटर्न में से ये माइनस करेंगे जो कि बैंक दे रहे हैं। और B0 एक प्रोबेबिलिटी होती है जो कि रिस्क कहते हैं, जैसे सिस्टमेटिक रिस्क, तो जो कि 0.1 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, जो कि हमें डेटा में गिवन होगा। तो यहाँ पे प्राइस दी हुई है शेयर की P1 1 साल बाद की, और हमें रिस्क दिया हुआ है 0.9, रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है, और मार्केट रिटर्न में से जब हमने रिस्क फ्री माइनस करा तो हमें ये रिटर्न मिल रहा है। तो हमें जी हमसे जी मांग, जी जो एक तरीके से वो ग्रोथ रेट है, और P0 जो है वो करंट प्राइस है। तो हमने RF जो था वो डाला इधर, बीटा नॉट डाला, और ये डाला, तो हमें RF मिल गया। फिर उसके बाद हमें P0 गिवन था और RF गिवन था, D1 गिवन था, इसको डाल के हमने जी निकाल लिया। ये जो जी निकला है इसको हम कहते हैं गॉर्डन मॉडल। ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है, तो इससे हमने RF निकाल, अब वो जी निकाल लिया। तो हमारे पास एक और मेथड भी है, इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड होता है D1 ओवर P0। अगर हमसे सवाल में डिविडेंड यील्ड मांगी गई तो हमने सिंपल D1 को डिवाइड करना है P0 से। उसके बाद हमारा आ रहा है 7.1, इसके अंदर हमें ग्रोथ गिवन है और D1 गिवन है, नहीं ये डिविडेंड यील्ड गिवन है D1 ओवर P0। तो हमें RS का फॉर्मूला पता है, RS होता है D1 ओवर P0, तो हम डायरेक्ट इधर डिविडेंड यील्ड डालेंगे और जी डालेंगे तो हमें RS मिल जाएगा। अब ये सवाल सर ने खुद से लिखवाया था कि ग्रोथ रेट जो हमारे इतने सारे हैं, G1 भी है, G2 भी है, G3 भी, और ये एयर से वेरी कर, तो इनको यूज करते हुए हमने पहले D1 निकाला, फिर D2 निकाला, फिर P3 निकाला, और P3 जब हमारे पास आया तो P3 की मदद से हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के P0 निकाल लिया जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद ये सर ने आखिरी चैप्टर कराया था हमें। इस चैप्टर में ये था कि हमें ये P0 गिवन है, D0 गिवन है, जी का रेट गिवन है, तो हमने डिविडेंड निकाले हर ईयर के और फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम करें। और P10 ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसको छोड़ देना ही बेहतर है क्योंकि इस तरह का सवाल नहीं आता। ये हमारा आखिरी चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो इसके अंदर जो 9.8 है, यही एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके अंदर तुम्हें सारा डेटा गिवन होगा बुक के अंदर कि WD गिवन है, WE गिवन है, YTM सब कुछ गिवन है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें RS मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोर फेंड होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे WACC का ये वाला फॉर्मूला है 9 चैप्टर का, इसके अलावा NUT के प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के, और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, ये हमारे टॉपिक हैं जो कि हम बेसिक फाइनेंस में ही पढ़ चुके हैं। यार अपना ये PDF शेयर कर दो। ये PDF मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सही है। ओके।